हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जे सैम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जे सैम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने जनरल कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके व्यापम के ग्रुप 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरे इस क्लास की बेस्ट क्वालिटी ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी मैंने आपके सामने जो कंटेंट लेके आई हूँ, जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसके आंसर के साथ यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता रही हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच टाइप कॉपी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर, ठीक है। मतलब प्रिंटर के द्वारा किस प्रकार की कॉपी जो है तैयार की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंटर आपको किस तरह की कॉपी तैयार करके देता है, तो दोस्तों ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करने का काम करता है। तो किस तरह की कॉपी तैयार करती है, ये करती है हार्ड कॉपी तैयार, ठीक है। अब प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्रिंटर को बोलते हैं मुद्रक। क्या बोलते हैं? मुद्रक, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनसे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना इसका काम है, ठीक है। जो सॉफ्ट कॉपी आप दोगे उसे क्या करेगा? ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो दोस्तों प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापी जाती है डीपीआई में। मतलब डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच में, ठीक है। डॉट्स पर इंच में जो है प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रिंटर की, तो इसकी गति भी तो मायने रखती है, ठीक है। कि प्रिंटर की गति जो है इसे किन इकाइयों में मापा जाता है, तो दोस्तों प्रिंटर की गति को 3 इकाइयों में मापा जाता है। किसमें? 3 इकाइयों में। तो 3 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एलपीएस सॉरी, यहाँ पे क्या है? सीपीएस है। सीपीएस मतलब क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे? एलपीएम। एलपीएम मतलब क्या होता है? लाइन पर मिनट। और पीपीएम की बात की जाए तो दोस्तों इसका होता है पेजेस पर मिनट, ठीक है। ये क्या है? इसकी इकाइयाँ हैं क्या करने की? प्रिंटर की गति को मापने की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके आगे और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं दोस्तों कि देखिए, सबसे पहला प्रिंटर जो है किसने बनाया था, तो दोस्तों सबसे पहला प्रिंटर बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में। कब बनाया था? 19वीं शताब्दी में किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज जी ने। और दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है AP101 एप्सन कंपनी, जो कि कहाँ की थी? जापान की, ठीक है। जापान के एप्सन कंपनी ने जो है AP101 जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया था, जो कि दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था। और कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये बनाया गया था 1968 में। कब बनाया गया था? 1968 में बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आपको, ये सारे क्या है? एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्या? यहाँ बोल रहा है कि नेम द शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि नेम द शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडो लोगो की का यूज़ किया जाता है। किसका? विंडो लोगो की, ठीक है। विंडो लोगो की आपने देखा होगा कीबोर्ड में इस तरीके से बना होता है, ठीक है। कीबोर्ड में इस तरीके का साइन बना होता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? विंडो लोगो की कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ। कीबोर्ड की यहाँ बात हो रही है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर ये क्या कहलाती है? जो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और ऑल्टर बटन होता है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है आपके मॉडिफायर कीज। क्या कहलाती है? मॉडिफायर कीज कहलाती है। और ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही मैं नहीं बता रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक भी खासियत आप जान लीजिए दोस्तों कि कीबोर्ड में ये कितने कितने कीज होती हैं, तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर की जो है ये कीबोर्ड में दो दो कीज होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? ये दो दो कीज कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। कंट्रोल की भी दो होती है, शिफ्ट की भी दो होती है, ऑल्टर की भी दो होती है। ये आपने देखा होगा, ठीक है। और नहीं देखा है तो देख लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाती है? मॉडिफायर कीज कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम बताइए, ठीक है। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए जो है
जिस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है वो क्या है? तो दोस्तों देखिए, पहली बात, कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज़ होती हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ होती है टोटल 12। कितनी होती हैं? 12 होती हैं, ठीक है। तो हर एक फंक्शन की का क्या है? अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रिफ्रेश की अगर बात की जाए तो विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कौन सी है? आपकी F5, ठीक है। F5 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है? देखिए, F1 की का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो F1 की जो है इसका यूज़ किया जाता है हेल्प और सपोर्ट के लिए। किसके लिए? हेल्प और सपोर्ट के लिए किया जाता है। और यहाँ पे F3 बोला है तो F3 फंक्शन की का यूज़ होता है सर्च और फाइंड करने के लिए, ठीक है। और F7 की का यूज़ किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग के लिए जो है F7 फंक्शन की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों फंक्शन कीज़ के बारे में बता दिया गया। और कीबोर्ड में अगर आपसे पूछे कि फंक्शन ऑफ कीज़ कितने नंबर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ कीज़ जो है टोटल 12 होती हैं आपके कीबोर्ड में, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल, ठीक है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों नोटपैड में जो फाइल बनती है वो बनती है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। कैसी फाइल बनती है? टेक्स्ट फाइल बनती है। तो टेक्स्ट फाइल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। क्या होता है दोस्तों? .txt होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। और नोटपैड क्या है दोस्तों? तो नोटपैड है आपका टेक्स्ट एडिटर और बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और एडिटर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये नोटपैड होता है, ठीक है। नोटपैड भी होता है, बाकी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, नोटपैड में टेक्स्ट फाइल बनती है, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल बनती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? पीपीटी फाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पे एक्सटेंशन पूछता है तो एक्सटेंशन आपको क्लियर होना चाहिए कि नोटपैड में किस तरीके की फ़ाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों नोटपैड में टेक्स्ट फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है .txt, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेम द आइकन इन विच डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर आर फाउंड, ठीक है। नेम द आइकन इन विच डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर आर फाउंड, ठीक है। मतलब उस आइकन का नाम बताइए जहाँ पे डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर को आप पा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आप अपने सिस्टम में कोई फाइल डिलीट करते हो या कोई फोल्डर डिलीट करते हो तो कहीं तो स्टोर होता है, ठीक है। तो जहाँ वो स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रिसाइकल बिन, ठीक है। वही तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताना है। तो उस आइकन का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है रिसाइकल बिन, ठीक है। रिसाइकल बिन आप देखे होंगे इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है, मतलब एक कचरे का डिब्बा है कि मतलब जो फाइल आपने डिलीट कर दिया वो जाके यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप तब तक मतलब ये तब तक यहाँ से डिलीट नहीं होगा जब तक आप रिसाइकल बिन में जाके इसे डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। इसे अगर ये आपके रिसाइकल बिन में फाइल है तो इसे आप रिस्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये फाइल रिसाइकल बिन से भी अगर डिलीट हो गई ना तो फिर इसे आप वापस नहीं पा सकते क्योंकि वहाँ से वो परमानेंट फाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं फ़ाइल डिलीट करूं वो रिसाइकल बिन में ना जाए, हमारे सिस्टम से कम्प्लीटली हट जाए, तो इसके लिए दोस्तों जो शॉर्टकट की है वो है आपकी शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ठीक है। शिफ्ट की के साथ जब आप डिलीट की को प्रेस करते हो तो जो आपकी फ़ाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम को किस रूप में जाना जाता है ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम को जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम ऑफ सेट क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है प्रोग्राम। सेट ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शंस। एंड सेट ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है?
वो कहलाता है आपका वर्ड, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर कहलाता है वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं इंस्ट्रक्शन, एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है कितने टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के प्रकार भी तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, USA। ये इसका शॉर्टकट की आप इससे ध्यान, मतलब शॉर्ट फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। USA कितना आसान है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे बोला जाए कि बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की सबसे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों वो है आपका TCS, ठीक है। अब TCS का भी फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है TCS का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए HQ मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों ये आपके मुंबई में, ठीक है। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ये क्या है दोस्तों? बिगेस्ट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की TCS, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है आपको, तो दोस्तों इसे अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टैटिकल एनालिसिस पैकेजेस हैव मच इन कॉमन विथ, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण पैकेज में डैश के साथ बहुत समानता है, ठीक है। किसके साथ बहुत समानता है? तो दोस्तों स्प्रेडशीट पैकेज के साथ। किसके साथ? स्प्रेडशीट पैकेज के साथ जो है सांख्यिकी विश्लेषण पैकेज क्या है, इनका आपस में समानता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है प्रेजेंटेशन पैकेज, तो दोस्तों क्या है वो आपका MS पावर पॉइंट है, ठीक है। स्प्रेडशीट पैकेज की बात की जाए जिसमें कैलकुलेशन का वर्क ज़्यादातर होता है, तो दोस्तों वो है आपका MS एक्सेल, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग पैकेज और पॉइंट पैकेज की अगर बात की जाए, मतलब पेंट के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए जो पैकेजेस अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम में अवेलेबल रहते हैं, तो वो कौन से हैं? वो है आपके कोरल ड्रॉ, ठीक है। वो पैकेजेस में अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ के दो आप क्या क्या कर सकते हो? डिज़ाइनिंग कर सकते हो और पेंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्प्रेडशीट पैकेज की बात की जाए तो क्या है आपका MS एक्सेल, अगर प्रेजेंटेशन पैकेज की बात की जाए तो क्या है आपका MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि वॉट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ टिपिकल DVD, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वॉट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ टिपिकल DVD, एक सामान्य DVD की क्षमता कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों एक सामान्य DVD जो होती है उसका क्षमता होता है 4.7 GB, मतलब क्या होता है? 4.7 गीगाबाइट जो है एक सामान्य DVD की क्षमता होती है। और अगर DVD की बात की जाए तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो ये दो अगर आपके पास जैसे एग्जाम में पूछ दिया कि DVD का फुल फॉर्म क्या है, तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या तो देगा, इनमें से कोई एक देगा या दोनों दे देंगे, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ के टिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है, और क्या बोलते हैं इसे? ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्या? DVD को, ठीक है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। 4.7 GB क्या होती है दोस्तों? इसकी सामान्य DVD की क्षमता होती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे DVD की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए DVD का आविष्कार कंपनी के द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा जो है DVD का आविष्कार किया गया? तो दोस्तों देखिए, सोनी है, पैनासोनिक है, ठीक है। सोनी कंपनी है, पैनासोनिक है, फिलिप्स है, टोशिबा है, ठीक है। और कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। 1995 में जो है दोस्तों इसका क्या किया गया था? आविष्कार। लेकिन इसे पब्लिश कब किया गया था? तो 1996 में इसे पब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1996 में, ठीक है। और इसके DVD के जो है कितने लेयर होते हैं? तो दोस्तों DVD के 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? SS मतलब सिंगल साइड सिंगल लेयर, SD मतलब होता है सिंगल साइड डबल लेयर, DS मतलब होता है डबल साइड सिंगल लेयर, और DD की बात की जाए तो डबल साइड डबल लेयर जो है क्या है? इसके 4 लेयर होते हैं, किसके? DVD के, ठीक है। तो SS सिंगल साइड सिंगल
जो सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी होती है 4.7 जीबी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं सामान्य डीवीडी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है एचडी की अगर बात की जाए तो सिंगल साइड डबल लेयर, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है 8.5 गीगाबाइट, ठीक है। फिर उसके बाद है डीएस मतलब डबल साइड सिंगल लेयर की जो डीवीडी होती है, इसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों 9.4 गीगाबाइट। और अगर डीडी की बात की जाए डबल साइड डबल लेयर, तो दोस्तों 17.08 जीबी जो है क्या होती है इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, डीवीडी की वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य जो है किस में मापी जाती है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, लैम्डा इक्वल टू V/F जो है क्या होता है, डीवीडी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को मापने की क्या होती है फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसे किस में मापा जाता है, तो दोस्तों इसे नैनोमीटर में मापा जाता है। 650 नैनोमीटर क्या होता है, डीवीडी की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और तरंग दैर्घ्य 405 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो दोस्तों ये होता है BRD मतलब ब्लू रेड डिस्क का, ठीक है। ब्लू रेड डिस्क का वेवलेंथ कितना होता है दोस्तों, इसका होता है वेवलेंथ 405 नैनोमीटर, ठीक है, किसका, ब्लू रेड डिस्क का। और डीवीडी का कितना होता है 650 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डेटा लिखने के लिए ब्लू कलर की लेज़र का यूज़ किया जाता है ब्लू रे डिस्क में, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की अगर बात की जाए तो इसमें डेटा को लिखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो ब्लू कलर के लेज़र का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज बायस, ठीक है। बायस क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बायस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस क्या है दोस्तों, बायस है आपका फर्मवेयर, ठीक है। क्या है, फर्मवेयर है। अब ये पता होना चाहिए कि फर्मवेयर तो है, लेकिन फर्मवेयर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो किसी भी चिप को बनाते समय कोडिंग कर दी जाती है मैन्युफैक्चर के टाइम पे, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है फर्मवेयर, ठीक है। कि जब कोई भी प्रोग्राम को किसी देखो, जब कोई भी प्रोग्राम होता है उसे क्या किया जाता है कि जब चिप बनती है उसी टाइम पे उसे क्या किया जाता है, उसके अंदर कोडिंग कर दी जाती है, कोडिंग करके उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, फर्मवेयर कहलाती है, ठीक है। तो इसीलिए बायस क्या है, फर्मवेयर है। बायस इसलिए फर्मवेयर है क्योंकि इसमें कोडिंग जिस टाइम पे इस चिप को बनाया जाता है उसी टाइम पे कर दी गई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बायस की बात हो रही है, तो बायस का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है। बायस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो रोम मेमोरी के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, रोम मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। अब रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। बूटिंग से संबंधित इसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बायस नाम की प्रोग्राम ही अपने माध्यम से ही एक विशेष प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम क्या होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या करता है, ऐसे प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम क्या है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, ठीक है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। यह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले होता है, पावर मिलता है, ठीक है। ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कंप्यूटर ऑन होने पे सबसे पहले क्या मिलता है दोस्तों, पावर मिलता है, किसे, बायस को, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। अब यहाँ पे ये फर्मवेयर है, ठीक है। क्या है दोस्तों, फर्मवेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, फर्मवेयर किसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, फर्मवेयर, ठीक है। आल्सो नोन एज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो क्यों कहा जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम पे इसकी कोडिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो कौन सा करता है दोस्तों, वो करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है
सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है, मतलब उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। यूज़र ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे यूज़र आसानी से क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यूज़र ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जिसे यूज़र आसानी से यूज़ कर सकता है, उसे बोलते हैं यूज़र ओरिएंटेड, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वैन, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, किसका, वैन का, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है वैन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए भौगोलिक दृष्टि से नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से जो है नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, वो है आपका लैन, मैन, बैंड, ठीक है। लैन मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है और इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और मैन का बोला जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन का फुल फॉर्म होता है, और वैन का बोला जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वैन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया आपका जैसे सिटीज़ हो गए, वैन बोला जाए तो कंट्री हो गया कि स्टेट हो गया, ठीक है। और लैन की बोला जाए तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है जो कि बिल्डिंग, होम या ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है, उसका नाम है मॉडेम, क्या है उसका नाम, मॉडेम है, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसका क्या है, काम है करना, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडेम का देखा जाए तो दोस्तों इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि सिग्नल को, ठीक है, डिजिटल को क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ठीक है। कौन सा, मॉडेम, ठीक है। मॉडेम यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती है, मॉडेम क्या होती है, इनपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट डिवाइस भी होती है। अब कई बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से मुझे ध्यान आया कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया और इसमें ये आपसे पूछेगा कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है दोस्तों क्या, मॉडेम है, ठीक है, क्या है, मॉडेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करती है, ठीक है। OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करती है दोस्तों, तो फिजिकल लेयर पे काम करती है कौन, मॉडेम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया है, देखिए कि हब एंड मॉडेम फिजिकल लेयर पर काम करती हैं, क्या करती हैं, हब हो गया और मॉडेम हो गया दोस्तों, ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, ठीक है। ब्रिज और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, ठीक है। ब्रिज और स्विच जो है ये किस लेयर पे काम करती हैं, तो ये काम करती है डेटा लिंक लेयर पर। OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे जो है ब्रिज और सॉफ्ट स्विच जो है काम करते हैं, और हब एंड मॉडेम की बात की जाए तो ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है WWW का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाउंडर की बात की जाए कि WWW के फाउंडर कौन थे, तो दोस्तों वो थे टिम बर्नर्स-ली, कौन थे, टिम बर्नर्स-ली थे WWW के फाउंडर। और इसे इन्वेंट कब कर लिया गया था, तो दोस्तों इसका इन्वेंशन हो गया था 1989 में, कब हुआ था, 1989 में जो है दोस्तों इसका इन्वेंशन हुआ था WWW का, ठीक है। और पब्लिक कब हुआ था दोस्तों, तो ये पब्लिक हुआ था 6 अगस्त 1991 को, कब हुआ था, 6 अगस्त 1991 को इसे पब्लिश कर दिया गया था। और W3C, ठीक है, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टिट्यूएंट, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, W3C का फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। W3 मतलब क्या है, WWWC का फुल फॉर्म, ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्यूम क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे जाना जाता है माइक्रो कंप्यूटर के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर को, ठीक है।
अब देखिए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया लैपटॉप हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये सभी हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर था आपका मिक्रेल। ठीक है, कौन था, मिक्रेल था। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा दोस्तों, मिक्रेल था। और ये कब डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था 1973 को। कब किया गया दोस्तों, 1973 को जो है दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया गया था 1973 में। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है किस में मापी जाती है दोस्तों, तो माइक्रो कंप्यूटर की गति मापी जाती है हर्ट्ज में। किस में, हर्ट्ज में मापी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। ठीक है, और इस यूनिट के द्वारा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या किया जाते हैं, परफॉर्म किया जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। और एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एचडीडी का एडवांस वर्जन एसएसडी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एच डबल डी का एडवांस वर्जन है क्या, एसएसडी। ठीक है, एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और एसएसडी फिफ्थ जनरेशन स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। ठीक है, एसएसडी को क्या माना जाता है, फिफ्थ जनरेशन स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यही तो 3 चरण में जो है कोई भी कंप्यूटर क्या होता है, संचालित होता है। ये 3 स्टेप फॉलो करता है। क्या करता है, यूज़र डेटा देता है तो जो सिस्टम यूज़र से डेटा लेता है वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। और उस डेटा पे जो वो वर्क करता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। और उस डेटा पे वर्क करने के बाद जो आपको रिजल्ट शो करता है वो रिजल्ट क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका आउटपुट। ठीक है, तो इन 3 ही चरण पे जो है क्या करता है, कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस्ड डेटा कॉल्ड। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा कॉल्ड मतलब जो डेटा प्रोसेस्ड हो गया है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन। क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस्ड किए गए डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सूचना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का हाईवे किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इन्फॉर्मेशन का हाईवे किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कहा जाता है इंटरनेट को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का हाईवे किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब सीपीयू। ठीक है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों सीपीयू का मुख्य घटक हैं आपके कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या है, सीपीयू के मुख्य घटक है। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव मतलब ऑल ऑफ दिस, ये सारे क्या है दोस्तों, सीपीयू के इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आईसी होती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, तो दोस्तों मापी जाती है किस में, गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आकार में कैसी होती है दोस्तों, ये आकार में छोटी होती है और
इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आकार में छोटी होती है। किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, दोनों के नाम से क्या इसे जाना जाता है। ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल है, जिसने सबसे पहले इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया। ठीक है, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया। कब बनाया, 1971 में बनाया। कब बनाया दोस्तों, 1971 में। और भारत का पहला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू आईआईटी मद्रास ने बनाया, जिसका नाम क्या है दोस्तों, शक्ति। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने जो है भारत का पहला प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जो है बनाया था। किसने, आईआईटी मद्रास ने, जिसका नाम क्या है, शक्ति। और कब बनाया था, भारत का पहला, तो कब बनाया था, 1971 में। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आपको 19 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, फुल डिटेल के साथ, और ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डाला है। इतना टाइम नहीं था टाइपिंग करने के लिए, इसलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसे बिल्कुल भी ऐसा वैसा मत समझिएगा। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।